हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत की जनगणना 2011 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत की जनगणना अब जो अभी नवीनतम जनगणना है दोस्तों 2011 का ही जनगणना है। जनगणना दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो 2011 में जनगणना होना था जनगणना आपका 2021 में, लेकिन कोरोना के वजह से जनगणना 2021 में नहीं हो पाया और अभी तक जनगणना का जो सिलसिला है अभी तक किसी तरह की जारी नहीं हुई है ना। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो होना था दोस्तों 2021 में लेकिन नहीं हुआ है, जिसके कारण से वर्तमान में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं, है ना। और जनगणना दोस्तों दशकीय वर्ष में होती है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में होती है और ये जनगणना कराने के दायित्व दोस्तों संघ सरकार को सौंपा गया है, यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। संविधान के दोस्तों ये धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किसे सौंपा गया दोस्तों? संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है, यह विषय संविधान की 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है। इसे भी आप ध्यान रखें, किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर ये इसकी बारे में चर्चा किया गया जनगणना के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जनगणना जो है कैसा विषय है? तो ये जो दोस्तों संघ सूची का विषय है। वहीं बात करें जनसंख्या तो वो संवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं जनगणना से जुड़े और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। कहता है जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री के अधीन दोस्तों जनगणना ये कार्य करता है। इसका उच्चतम अधिकारी यानी कि सबसे जो बड़े अधिकारी होती है दोस्तों उसका नाम है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना के सबसे उच्चतम अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक है, यह पूरे देश में जनगणना कार्यों का निर्देशन करता है तथा आंकड़े जारी करता है। जितने भी निर्देश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दोस्तों इसी अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा, और आंकड़े भी जारी किया जाता है। ठीक है, वर्तमान एवं पूर्व अधिकारी। वर्तमान में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त दोस्तों डॉक्टर सी चंद्रमौली है। वर्तमान कहने का मतलब हुआ दोस्तों ये 2011 की बात कर रहा है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ठीक है, वही बात करें दोस्तों इससे पहले वाला जो जनगणना आयुक्त थे देवेंद्र कुमार सिकरी थे। ज्यादा इंपोर्टेंट सी चंद्रमौली है। ठीक है, 2011 की जनगणना है दोस्तों जो भारत की 15वीं जनगणना है। भारत की कब का जनगणना है दोस्तों? ये 15वीं जनगणना है। जनगणना की दोस्तों शुरुआत हुई है 1872 ईस्वी से ही जनगणना शुरू हो गया था। उसमें हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में ही दोस्तों ये जनगणना शुरुआत हुआ था, लेकिन ये नियमित रूप से अर्थात दशकीय वर्ष के रूप में जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1881 से किया गया था। ठीक है, और 1881 के बाद से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होना शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन कहेगा नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। इस समय जो आपका गवर्नर जनरल था दोस्तों उसका नाम था लॉर्ड रिपन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड रिपन। आगे हम जनगणना के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जनगणना का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो यही जो क्रम है दोस्तों इस क्रम के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो 2011 के जनगणना का क्रम है दोस्तों वो 15वीं जनगणना है। वहीं बात करें दोस्तों स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत की बात करें दोस्तों तो स्वतंत्र भारत के जो जनगणना का क्रम है वो 7वां है, लेकिन ये शुरू से देखा जाए नियमित जनगणना से तो वो 15वीं जनगणना है। इसकी शुरुआत दोस्तों यानी कि 2011 की जनगणना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से आंकड़ा जुटाना शुरू हुआ था। ठीक है, जाति आधारित जनगणना के बारे में चर्चा करते हैं। कहता है सितंबर 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को स्वीकृति दी थी। यह 1931 के बाद पहली बार कराई गई थी। पहली बार दोस्तों जनगणना हुआ था जाति जनगणना 1931 में, और फिर ये स्वीकृति मिला दोस्तों 2010 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा।
यह अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। कौन? जाति आधारित जनगणना, ये भी ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना का क्या दोस्तों आदर्श वाक्य रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। ठीक है, 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? ठीक है, आदर्श वाक्य आपका मोटो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसे अंग्रेजी में पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये अंग्रेजी में। ठीक है, ये रोमन में भी, ये आपका देवनागरी रूप में भी लिख देता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, आवर फ्यूचर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आदर्श वाक्य है। और इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? मेस्कोट की प्रगणक शिक्षिका। क्या है दोस्तों? प्रगणक शिक्षिका, ये ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा 2011 के आदर्श वाक्य क्या है, तो वाक्य में आ जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, लेकिन कहेगा शुभंकर क्या है, तो प्रगणक शिक्षिका है। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और जब तक नई जनगणना की आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक जो जनगणना से प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ये इसी 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार ही रहेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत में जनगणना का क्या इतिहास रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो आपको शुरू में भी बताए थे दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। उसमें कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड मेयो था। ठीक है, लॉर्ड मेयो ऐसे गवर्नर जनरल हुए दोस्तों जिसकी हत्या कैदियों के द्वारा जेल में कर दी गई थी, चाकू मार के हत्या हुई थी। ठीक है, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर लेंगे दोस्तों। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1881 ईस्वी में हुई थी, जिस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई, यानी कि यहाँ से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जनगणना होना शुरू हो गया था, जबकि 1872 के बाद कभी भी आंकड़ा जुटा लिया जाता था। ठीक है, 1881 में जनगणना आयुक्त की बात करें दोस्तों, कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन थे। कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू प्लोडेन, जनगणना आयुक्त। जबकि ये अगर हम बात करें दोस्तों 2011 का कौन था? सी चंद्र मौली था, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1881 से आपका नियमित जनगणना शुरू हुआ था, 1881, फिर 1891, फिर 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 2001, इस ढंग से चलते गया 2001, 2011। ठीक है, माफ करेंगे दोस्तों 2000 में 1900 आ जाएगा, 1901, 1911, इस ढंग से चलते चलते आपका 1951 में यानी स्वतंत्र जब भारत हुआ 1947 ईस्वी में, तो उसके बाद में जो पहली बार जनगणना हुई दोस्तों 1951 ईस्वी में, उस समय जनगणना आयुक्त थे आर.ए. गोपाला स्वामी, जो 1949 से 1953 पर जनगणना आयुक्त के पद पर रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड में जनगणना की क्या इतिहास रहा दोस्तों? भारत में तो जनगणना के इतिहास को आपने देखा कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, जबकि 1881 ईस्वी में आपका नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, अब वर्ल्ड में क्या जनगणना का इतिहास रहा उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता आधुनिक विश्व में यानी मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जो 1749 ईस्वी में ये किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वीडन देश को जाता है दोस्तों। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये कब कराया था दोस्तों? 1749 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में शुरू हुई थी, ये कराया था अमेरिका में। ठीक है, दशकीय यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना की शुरुआत हुई दोस्तों, ये पूरे विश्व में पहली बार अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था 1790 ईस्वी में। लेकिन ये सिर्फ जो जैसे कि भारत में देखे थे कि सामान्य रूप से जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ, इस तरह की जनगणना जो दोस्तों स्वीडन में शुरू किया गया था। लेकिन दशकीय जो जनगणना है दोस्तों, इसकी शुरुआत आपका अमेरिका में 1790 में हुई थी। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों इंग्लैंड में कब जनगणना प्रारंभ हुआ? तो 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। अब जनगणना में दोस्तों कई तरह के तथ्य आएगा, कई शब्द आएंगे जिसके हम लोग परिभाषा को देखते हैं, फिर उसका आंकड़ा से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं क्या क्या है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व? कहता है जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निश्चित औसत जनसंख्या से है।
यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति एवरेज में निवास करता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र दिया गया जनसंख्या घनत्व का दोस्तों, क्या है सूत्र, कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कोई एक गांव है, इस गांव में मान लिया जाए कि 100 आपका जनसंख्या है, 100 व्यक्ति का यहाँ पॉपुलेशन है, और एरिया की बात करें दोस्तों, एरिया मान लिया जाए कि ये 25 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है। तो अगर जनसंख्या घनत्व निकालना चाहें तो कुल जनसंख्या बटे एरिया निकाल देंगे, तो 25 चौके 100, यानी कि 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नहीं 1 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति का जनसंख्या घनत्व है। इस तरह से हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ दोस्तों, जितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या, जितना टोटल पॉपुलेशन में अगर कुल क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। आप सामान्य रूप से ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे इससे जुड़े हुए दोस्तों फैक्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट आपको तब समझ में आएगा जब हम समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है, पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या आपका बिहार के है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, ठीक है। आइए अगला देखते हैं लिंगानुपात के बारे में। सेक्स रेशियो क्या कहता है दोस्तों, कहता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुष पर कितने स्त्री है, ठीक है, 1000 पुरुष पर मान ली जाए कि 943 स्त्री है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका लिंगानुपात। ये जो 943 बताया दोस्तों, ये आपका भारत का लिंगानुपात है, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1000 क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा दोस्तों, लिंगानुपात में कितने पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखा जाता है, तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखा जाता है। इसे लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों केरल राज्य का है, वहीं सबसे कम की बात करें दोस्तों, सबसे कम आपका हरियाणा का है। आगे चर्चा करेंगे ये सब के बारे में, ठीक है। वहीं यहाँ पर सूत्र में भी ये पिरोया गया है इसे, ठीक है। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, अगुना में क्या है दोस्तों, 1000, ठीक है। लिंगानुपात बराबर क्या होता है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कहता जनसंख्या के 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या का शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अभी हमने सिर्फ लिंगानुपात देखा था। लिंगानुपात में क्या था दोस्तों, कि प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या जो होगा दोस्तों, वो लिंगानुपात होगा, उसमें जो एज होगा दोस्तों 6 वर्ष से अधिक देखा जाएगा। लेकिन शिशु लिंगानुपात में दोस्तों ये 0 से 6 वर्ष, यानी जन्म लिया उससे 6 वर्ष के बीच में जो आयु वर्ग में प्रति 1000 बालक पर, 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या को ही शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अगर हम इसे फॉर्मूला में देखें तो शिशु लिंगानुपात, ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है दोस्तों, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा शिशु लिंगानुपात में कितने एज का क्राइटेरिया रखा जाता है, तो 0 से 6 आयु वर्ग के रखा जाता है, ठीक है। यानी बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या, और ये दोनों का जो एज का क्राइटेरिया है 0 to 6 ईयर होगा। इंटू में 1000 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी ये देखा जा रहा है 1000 बालकों पर ही देखा जा रहा है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से आता है दोस्तों लिटरेसी रेट के बारे में, साक्षरता दर क्या होता है, ठीक है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं, नहीं लिटरेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो साक्षरता दर देखा जाता है वो कितने एज के लोगों को देखा जाता है दोस्तों, कितने एज के व्यक्तियों के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक, और उसमें भी क्या पीएचडी होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, जी नहीं, किसी विशेष भाषा या कोई भी भाषा हो उसको समझ सके, उसको पढ़ सके और उसे क्या कर सके, लिख सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, साक्षर कहते हैं। साक्षर का मतलब यह नहीं कि दोस्तों कि मैट्रिक किया हो, आपका इंटरमीडिएट में हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, कोई जॉब कर रहा हो, वो साक्षर नहीं हुआ। साक्षर का मतलब कोई भाषा को वो समझ सके, पढ़ सके और
लिख सके। और वो क्राइटेरिया कितना है तो 7 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले, ठीक है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत ही साक्षरता दर कहलाता है। नहीं, उसी को प्रतिशत में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिशत दर कहला जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों कि साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या इंटू 100। 100 क्यों, साक्षरता दर की बात किया गया, सिर्फ साक्षर कहेगा तो ये 100 गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने साक्षर हैं और 7 वर्ष से अधिक आयु वाली कितनी संख्या है, ये साक्षरता दर हो गया दोस्तों। एक अन्य फैक्ट है दोस्तों, दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है ना। दशकीय वृद्धि दर जिसको DGR कहते हैं, कहता है 10 वर्षों में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि को ही क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। नाम में ही छुपा हुआ दोस्तों दशकीय। दशकीय का मतलब क्या होता है, 10। दशकीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। तो दशकीय वर्षों में 10 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे वर्तमान में जो आंकड़ा है दोस्तों 2011 की जनगणना का आंकड़ा है, इससे 10 वर्ष बैक जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 2001, ठीक है। नहीं, 2001 में जितनी संख्या था उससे कितनी वृद्धि हुई है, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि कहलाएगा, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। फॉर्मूला है दोस्तों, दशकीय वृद्धि का क्या है फॉर्मूला दोस्तों, कहता है वर्तमान में जनसंख्या, यानी जैसे 2011 में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या। पूर्व जनसंख्या मतलब 10 वर्ष पहले वाली की जनसंख्या की बात कर रहा है। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, बटे में क्या होगा दोस्तों, यही पूर्व जनसंख्या इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर दर किया गया है ना, ये प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 लगाना है। तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या इंटू 100, ये आपका दशकीय वृद्धि दर कहलाएगा, है ना। ये अभी हम समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, फिर इसकी आंकड़ा को देखेंगे दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों शिशु मृत्यु दर क्या होता है ना। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, कहता है प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष या कम आयु में मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी 1000 कोई जीवित बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 1 वर्ष से कम आयु में जितने व्यक्ति मरता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर करते हैं। अर्थात किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, ये मृत्यु दर कहते हैं। इसको अगर फॉर्मूला में देखने का प्रयास करें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक ये जीवित, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर छूट गया है, जीवित शिशुओं की संख्या बटे में क्या होगा दोस्तों, मृत शिशुओं की संख्या इंटू में 1000 होगा, क्योंकि कितने पर ये आकलन किया जा रहा है, 1000 जीवित शिशु पर ये आकलन किया जा रहा है, ठीक है। और ये होना चाहिए 1 वर्ष से कम आयु वाले। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ से पूछे जाते हैं कि जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है दोस्तों। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं, इस फैक्ट को देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो देख रहे थे दोस्तों वो परिभाषा था, थ्योरी था, है ना। जब तक वो नहीं समझते तब तक आगे आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। अब यहाँ से प्रश्न वाला चीज ज्यादा देखा जाता है दोस्तों। कहता है जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR तैयार किया गया था। यानी पहली बार दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया था 2011 में। इसमें सभी नागरिकों के 15 प्रकार के विवरण दर्ज किए गए थे, यानी 15 प्रकार की जानकारी यहाँ पर दर्ज किया गया था। 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े भी एकत्रित किए गए थे, ठीक है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए बायोमेट्रिक आंकड़े भी तैयार किया गया था। तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2005 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है दोस्तों, इसके अनुसार कहा कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरता कर लेना जरूरी है, ठीक है। ये सबसे उतना ज्यादा अभी तक फैक्ट नहीं बनेगा। आइए आगे देखते हैं, इससे भी प्रश्न नहीं बनता है दोस्तों। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में था, वहीं 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 640 जिला हो गया था। जिलों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात 2001 से 2011 के बीच 47 नए जिला बना था। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2001 से लेकर 2011 तक में कितने नए जिले का निर्माण हो चुका था, तो 47 नए जिले का निर्माण हो चुका था, ठीक है।
महान विभाजक वर्ष बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं। कहता 1911 से 1921 के दौरान दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी दोस्तों। 10 वर्षों में जनसंख्या क्या होना चाहिए? जनसंख्या दोस्तों आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घट गया था, इसलिए कहा कि यह एक महान विभाजक वर्ष है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस वर्ष के जनगणना को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो 1921 के जनगणना को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर क्या हो गई थी दोस्तों? ऋणात्मक हो गई थी 0.31, यानी माइनस में ये चला गया था। जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई थी। इस दशक में लगभग 77 लाख जनसंख्या की क्या हो गई थी दोस्तों? कमी हो गई थी। इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, माइंड में बैठा के रखेंगे। भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर दोस्तों 1961 से लेकर 1971 के दौरान दर्ज की गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा वृद्धि दर देखा गया था। जबकि कमी कब देखा गया था? तो 1911 से 1921 के बीच देखा गया था। आइए 2011 के जनगणना के प्रमुख आंकड़ों को अब देखते हैं। अभी तक जो दोस्तों देखे थे वो फैक्ट था, ये कुछ थ्योरी भी था और कुछ प्रश्न पूछे जाने योग्य बातें भी थी। भारत की कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? भारत की कुल जनसंख्या दोस्तों लगभग 121 करोड़ के आसपास है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसमें से भारत में पुरुषों की संख्या दोस्तों ये 51% है दोस्तों, और महिलाओं की संख्या 48% है। ये आंकड़ा उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस परसेंटेज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी दोस्तों 17.5% है। कितना परसेंट दोस्तों? 17.5% है, यानी कि जितना पूरे विश्व में जनसंख्या दोस्तों उसका अकेले भारत में 17.5% ये भारत में निवास करता है दोस्तों, ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें दोस्तों, वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक रूप से दशकीय की बात नहीं किया गया है, 1.97 से घटकर 1.64% हुआ है। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है दोस्तों, ये वाला पूछा जाता है दशकीय वृद्धि दर भारत का कितना रहा है। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों घटा था 17.7% रही थी, ठीक है, 17.7%, 21.54% से घटकर 17.7% हो गई थी। ये फैक्ट पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर भारत में कितना रहा है? 17.7%। वही बात करें दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य नागालैंड हुआ दोस्तों जिसमें कि दशकीय वृद्धि दौरान ऋणात्मक ये देखा गया दोस्तों, जनसंख्या ऋणात्मक देखा गया दोस्तों दशकीय वृद्धि में, -0.6%। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता रहा है हमेशा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसका दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक गया है? तो वो नागालैंड है। कितना है? -0.6% है दोस्तों। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों, तो जनसंख्या घनत्व 2011 में दोस्तों 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह सकते हैं? पूरे भारत में 382 व्यक्ति रह सकते हैं। ये आपको बताए थे सब परिभाषा को। वहीं लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, लिंगानुपात भारत में वर्तमान में 943 लिंगानुपात है, इसे ही आप ध्यान रखेंगे। जबकि 2001 में दोस्तों कितना था? तो 933 था, यानी 10 की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। लिंगानुपात कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि प्रति 1000 पुरुषों पर, लिंगानुपात में जो बोला जाता है दोस्तों वो स्त्रियों की संख्या बोला जाता है, या स्त्रियों की संख्या कितने पुरुषों पर देखा जाता है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखा जाता है, ठीक है, यानी कि लिंगानुपात भारत में 943 है दोस्तों। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो 918 है, इसे भी आप ध्यान रखें, इसे बाल लिंगानुपात भी कह देते हैं दोस्तों, ठीक है। बाल लिंगानुपात 918 है, जबकि शिशु ये आपका लिंगानुपात 943 है। ये गंभीर स्थिति की ओर देखा जाता है दोस्तों 918। साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, साक्षरता दर भारत में 73% है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जबकि 2001 में की बात करें दोस्तों, 2001 में आपका 64.84% था, यानी कि वृद्धि देखा गया है। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता आपका 80% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 64% है। अभी भी यानी कि महिलाएं अधिकांश ये असाक्षर हैं, ठीक है, इन्हें निरक्षर हैं। जनगणना एवं साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनता है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम यानी कम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। वहीं बात करें दोस्तों, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, जो कि 93% है, और देश में अब तक पूर्ण साक्षर
घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन है दोस्तों? तो केरल है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? शहर में उत्तर प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, दोनों न्यूनतम है, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण की बात करेंगे दोस्तों तो वो केरल में स्थित है। अब पूर्ण साक्षर राज्य कौन है दोस्तों? केरल है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों, इससे प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ आपका अनुसूचित जाति है, जो कुल जनसंख्या में प्रतिशत में देखा जाए तो आपका 16.6% है दोस्तों। ठीक है, 2011 में लिंगानुपात आपका 945 था, किसका? ये एससी कैटेगरी का, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना दोस्तों? 943 और बालक का 918, और जबकि एससी कैटेगरी का जो लिंगानुपात है 945 है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ये दशकीय वृद्धि दर की तो 20.8% है, जबकि भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी दोस्तों। अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों तो अनुसूचित जनजाति 10.43 करोड़ है, जबकि एससी वाला कितना था दोस्तों? 20 करोड़ के आसपास था। ठीक है, यानी आधा है। कुल जनसंख्या में 8.6% योगदान है दोस्तों। 2011 में लिंगानुपात दोस्तों ये 990 था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2011 के जो जनजातीय क्षेत्र में देखा गया दोस्तों आपका लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 990, यानी कि 1000 पुरुषों पर 990 आपका स्त्रियों की संख्या है। दशकीय वृद्धि दर भी अच्छा खासा है दोस्तों, 23.7% है। ठीक है, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या में जो 2011 के आंकड़ा है दोस्तों, शहरी जनसंख्या में यह है दोस्तों 31%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68%, यानी कि अभी भी देखते हैं दोस्तों भारत में कहा जाता है भारत गांव का देश है। ठीक है, 68% आपका ग्रामीण एरिया में है। ठीक है, जो कि 2001 के आंकड़ा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसे आप देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपका ये शहरी में 27% था, ग्रामीण में 72%, तो घटा ग्रामीण एरिया में, क्योंकि गांव से लोग जैसे जैसे विकसित होते जाता है, गांव से किस ओर पलायन होते जाता है? शहर की ओर पलायन होते जाता है, इसीलिए ग्रामीण एरिया का प्रतिशत कुछ घटा है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं दोस्तों। कथा राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम है। जितने भी पहाड़ी एरिया है दोस्तों यहाँ पर सिक्किम है दोस्तों। अगर आप मैप को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, उत्तर भारत का मैप अगर हम बनाने का प्रयास करें, ठीक है, टूटी फूटी ये स्ट्रक्चर में, ओ दादा इधर वाला सिर्फ बनाते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें दोस्तों, तो ये जो पार्ट है दोस्तों ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र है, सबसे कम जनसंख्या है। कहता है इसकी जनसंख्या से भी कम जनसंख्या वाले 4 केंद्रशासित प्रदेश, यानी कि यहाँ के जितने भी आपका जनसंख्या है दोस्तों, इससे भी कम जनसंख्या वाला 4 अन्य केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन है दोस्तों? अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिसकी संख्या ये सिक्किम से भी कम है। ठीक है, यानी कि अगर केंद्र शासित प्रदेश और सिक्किम राज्य सब मिला के भी कहे कि सबसे कम कौन सा है तो सिक्किम नहीं है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा तो वो भी लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है सबसे कम अधिक में सिक्किम है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, ये ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है ना, मध्य प्रदेश की में ये आपका नगरों की संख्या सर्वाधिक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जनसंख्या के कुछ आंकड़ा को देखते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन सा है, घटते क्रम में यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी सबसे ज्यादा जो दोस्तों जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। यानी कि जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है, जबकि तीसरे स्थान पर आपका बिहार है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो सर कौन कौन सा याद रखना है? आपको 4-5 याद ही रखने का प्रयास करेंगे, 4-5 नहीं तो कम से कम 3 तो जरूर याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आप मानचित्र को आप गौर कर पा रहे होंगे दोस्तों तो थोड़ा सा मैं बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ये आजा बढ़िया से, ये देखिए अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर है, पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों यहाँ पर ये महाराष्ट्र दूसरे स्थान की बात है। तीसरा स्थान में दोस्तों आपका यहाँ पर बिहार है। ठीक है, चौथे स्थान में इस साइड है आपका ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पांचवा में आंध्र प्रदेश जो कि इस साइड है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये पांचों को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि पहला क्या है दोस्तों यूपी, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल और पांचवा में आंध्र प्रदेश। सबको आप ध्यान रखेंगे। परसेंटेज अगर ध्यान रह जाए तो और सुंदर की बात है। पूरी जनसंख्या का 16%, लगभग 17% आपका उत्तर प्रदेश में, 10% के आसपास यानी 9.5 के आसपास आपका महाराष्ट्र में और बिहार में 8.6%। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है दोस्तों वहां पर लगभग 19 करोड़। ठीक है,
19,98,12,341 यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य, सबसे न्यूनतम कौन सा राज्य होगा दोस्तों? ये आपका सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? सिक्किम है। उसके बाद में आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। ठीक है, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? सिमी, अरुण, गोवा, है ना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, है ना, नाग देखने गया है। कैसे याद रखेंगे? सिमी एक लड़की है, ठीक है, वो अरुण और सिमी एक लड़की है, अरुण उसका दोस्त है दोस्तों, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, वो गोवा गई है, किस लिए? नाग देखने के लिए। इस तरह से आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। तो कितने याद रखना है दोस्तों? कम से कम तो 3 जरूर। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम सिक्किम है। सिक्किम की जनसंख्या दोस्तों लगभग 6,10,577 व्यक्ति है, वहां की जनसंख्या है दोस्तों। वहीं दशक की वृद्धि दर की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाला 5 राज्य कौन सा है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उसका आप दशक की वृद्धि दर ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का दशक की वृद्धि दर 25.4% है। वहीं बात करें दोस्तों, सबसे अधिक वृद्धि दर दोस्तों 27.9% है और दूसरे स्थान पर आपका 26% अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक दशक की वृद्धि दर वाला राज्य आपका ये आपका मेघालय है दोस्तों। अब बिहार आपका तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम दशक की वृद्धि दर वाला राज्य, ये तो निगेटिव में ही चले गए थे, कौन? नागालैंड। ठीक है, उसके बाद में केरल है, गोवा है, प्रदेश है, सिक्किम है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नागालैंड वाला है। ठीक है, अगर न्यूनतम दशक की वृद्धि दर नागालैंड और अधिकतम आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भी आपने देख ही लिया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे में आपका केरल है, चौथे में और उत्तर प्रदेश और पांचवा में हरियाणा है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये बिहार में दोस्तों, उसका पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, माफ करेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। वही 7 सिस्टर वाला हिस्सा दोस्तों, कहाँ वाला हिस्सा है? 7 सिस्टर वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो स्टेट है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, कितना है दोस्तों? तो 17 व्यक्ति आपका प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति, यानी दूर दूर तक व्यक्ति नजर नहीं आने वाला है। वही बिहार की बात करें तो बिहार में तो बाहर बा, ठीक है, नीतीश कुमार बा। मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों? केरल का है। कितना है? 1084 व्यक्ति, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर आपका 1084 ये महिलाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछे जाने योग्य प्रश्न है दोस्तों, इसका आंकड़ा भी पूछ देता है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084 है दोस्तों। वही दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, 996 है, और तीसरे में आंध्र प्रदेश, चौथे में मणिपुर और पांचवा में छत्तीसगढ़। 3 तो जरूर आप याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, केरल का 1084, तमिलनाडु का आपका 996। कैसे याद रख सकते हैं? फिर से एक बार मैं मैप की ओर रुख करता हूँ। ठीक है, केरल इस छोर पर है दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल 1 नंबर पर है लिंगानुपात में, और दूसरे छोर में आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर 996, और तीसरे में तमिलनाडु के सटा हुआ है कौन है दोस्तों? आंध्रा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका तीनों तो सीरीज से ही है। ठीक है, पहला में लिंगानुपात में केरल, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में आपका आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला देखिए दोस्तों तो हरियाणा है। हरियाणा आपका वही इस क्षेत्र में है दोस्तों, ये उत्तर भारत की ओर है दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है 879, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतम लड़कियों के बचाव के लिए ये योजनाएं चालू किया जाता है दोस्तों अधिकांश। ठीक है, हरियाणा में 879 है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम है, पंजाब है और फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश का है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है और मेघालय भी है। ठीक है, मिजोरम, मेघालय ये दोनों दूसरे और तीसरे स्थान पर है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का है, यानी कि भविष्य में दोस्तों लिंगानुपात अधिक होने वाला है आपका किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, वही न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाली बात करें दोस्तों, वो आंकड़ा है हरियाणा का, यानी हरियाणा का अभी तो देखे थे कि लिंगानुपात 879 है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही आपका ये दयनीय स्थिति है, और यहाँ तक कि आगे भी दयनीय स्थिति रहने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि शिशु लिंगानुपात 834 ही है दोस्तों। यही तो फिर लिंगानुपात में कन्वर्ट होती है दोस्तों, और ये जो शिशु लिंगानुपात है यही लिंगानुपात में कन्वर्ट होती है, तो इसकी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाला है। और उसका पड़ोसी है दोस्तों आपका पंजाब, ये भी दूसरे स्थान पर है, फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात भी है। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट है दोस्तों, कहता है कि ये
जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। वही राज्य की बात करें दोस्तों, राज्य वाला शायद यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे अधिक आपका ये केंद्र शासित एसटी जनसंख्या वाला जो स्टेट है दोस्तों वो आपका मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम ध्यान रखिएगा राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, यानी कि ये जनसंख्या में और ये प्रतिशत में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और है दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त हो जाती है दोस्तों। कुछ अन्य तथ्य उसे भी आप अभी नोट कर लीजिए। एसटी वाला राज्य वाला ये नहीं लिखा गया है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसे नोट कर लीजिए दोस्तों। कहेगा कि जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या एसटी कहाँ है, तब एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन वही बात करेगा दोस्तों, अगर कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कहाँ है, तब आ जाएगा आपका मिजोरम। इसे आप याद रख लीजिए। एसटी की बात करें दोस्तों, एसटी के लिए भी यहाँ पर आंकड़ा छूट गया है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एसटी में कहेगा जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान राज्य कौन सा है, तो यूपी है। कौन है दोस्तों, यूपी। अब प्रतिशत के आधार पर कौन सा है दोस्तों, तो यूपी प्रतिशत के आधार पर आपका पंजाब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कम जगह पर ज्यादा एससी की संख्या पंजाब में है, और लेकिन ऐसे ही संख्या देखा जाए तो ऐसे ही संख्या आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त हो जाती है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।